नमस्ते, मैं हूं शिवम। 24 जून 2026 को शाम का वक्त था। दिल्ली में फिनांस मिनिस्ट्री के व्यय विभाग की एक शाखा में एक फाइल पर आखिरी दस्तखत होते हैं। इस फाइल का नाम किसी अखबार की सुर्खी में नहीं छपा, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई, लेकिन इस एक दस्तखत से भारत के पावर ग्रिड यानी वो अदृश्य जाल जो आपके घर की बत्ती, अस्पताल के वेंटिलेटर, ट्रेन के सिग्नल और सेना के बेस तक बिजली पहुंचाता है, उसका एक हिस्सा सीधे 4 चीनी लिंक्ड कंपनियों के हवाले हो जाता है। कंपनियों के नाम सुनिए ध्यान से: TBEA एनर्जी इंडिया, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और ताइकाई इलेक्ट्रिक इंडिया। ये चारों वो कंपनियां हैं जो ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज केबल्स और GIS यानी गैस इंसुलेटेड स्विच गियर बनाती हैं। वो उपकरण जिन्हें बिजली इंजीनियरिंग की भाषा में ग्रिड का दिल और दिमाग कहा जाता है। और ये फैसला आया ठीक उसी हफ्ते जब खबर लीक हुई और भारत की अपनी कंपनियां हिटाची एनर्जी इंडिया, GE, बर्नोबा, TND, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स और CG पावर के शेयर एक ही झटके में करोड़ों के मार्केट कैप के साथ नीचे गिर गए। अब सवाल ये नहीं है कि ये हुआ कैसे, सवाल तो ये है कि जून 2020 में गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए और उसके फौरन बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जो दीवार खड़ी की गई थी, वो दीवार 6 साल बाद इतनी चुपचाप, इतनी शांति से क्यों दरका दी गई। आज हम इस फाइल की पूरी क्रोनोलॉजी समझेंगे। हर बड़ी नीति की एक डेट ऑफ बर्थ होती है और ज्यादातर दर्शकों को ये डेट ऑफ बर्थ याद ही नहीं रहती, क्योंकि उस वक्त देश किसी और इमोशनल तूफान में उलझा होता है। इस कहानी की डेट ऑफ बर्थ है जून 20 गलवान घाटी। जब चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए तो पूरे देश में एक राष्ट्रवादी लहर उठी और सरकार ने इस लहर को नीति बदलने के लिए इस्तेमाल किया। 2 बड़े कदम उठाए गए। पहला, अप्रैल 20 में प्रेस नोट 3, जिसके तहत भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले किसी भी देश से आने वाला हर निवेश, चाहे वो 1 करोड़ का हो या 1000 करोड़ का, अनिवार्य सरकारी मंजूरी के दायरे में आ गया। और दूसरा, नवंबर 20 में पब्लिक प्रिक्योरमेंट ऑर्डर, जिसके तहत ऐसे देशों की कंपनियों को सरकारी टेंडरों में बोली लगाने से पहले DPIIT के पास पंजीकरण कराना और गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों से राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया। यह दीवार जानबूझकर ऊंची बनाई गई थी और इसका असर आंकड़ों पर भी दिखा। चीन से भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अगले 5 सालों में लगभग ठप पड़ गए और सरकारी ठेकों में चीनी मूल की कंपनियों की मौजूदगी नाम मात्र की रह गई। लेकिन दीवारें हमेशा के लिए नहीं टिकती, खासकर जब उनके पीछे इकोनॉमिक जरूरत का दबाव बनना शुरू हो जाए। मार्च 26 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक नई अधिसूचना को मंजूरी दी, प्रेस नोट 2 2026 सीरीज, जिसके तहत उन विदेशी कंपनियों को जिनमें चीन या हांगकांग की लाभकारी हिस्सेदारी यानी बेनिफिशियल ओनरशिप 10% से कम है, बिना सरकारी मंजूरी के ऑटोमेटिक रूट से भारत में उनको निवेश की इजाजत मिल गई, इन्वेस्टमेंट की अनुमति मिल गई। ध्यान दीजिए, ये छूट सीधे चीनी कंपनियों को नहीं दी गई थी, ये उन ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड्स, उन तीसरे देश की होल्डिंग कंपनियों के लिए थी जिनके निवेशकों में चीनी पूंजी की एक पतली परत मौजूद है। 1 मई 2026 से यह नियम लागू हो गया और इसके साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में 100% ऑटोमेटेड रूट FDI जैसे अन्य सुधार भी जोड़ दिए। ये पहला क्रैक था उस दीवार में, बारीक, टेक्निकल और आम आदमी के लिए लगभग अदृश्य। लेकिन दूसरा क्रैक 24 जून 26 वाला कहीं ज्यादा गहरा और साफ था, क्योंकि इस बार छूट किसी तीसरे देश की दूर की पतली हिस्सेदारी वाली कंपनी को नहीं दी गई। इस बार सीधे उन इकाइयों को छूट दी गई जिनके नाम में TBEA, नानजिंग, नॉर्थ ईस्ट और ताइकाई जैसी स्पष्ट चीनी मूल के नाम शामिल हैं, और वो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सेक्टर में। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हर परिभाषा में सबसे ऊपर इनका नाम आता है, जिसका नाम है पावर ट्रांसमिशन। अगर ये सिर्फ एक सीमित 2 साल की और गैर मिसाल वाली छूट है जैसा कि सरकार का दावा है, तो फिर इसे इतनी गोपनीयता से क्यों संभाला गया? जो दिखता है वो ये कि 2 साल की एक सीमित छूट, 4 नामित कंपनियां, एक नो प्रेसिडेंटेड वाली सुरक्षा कवच लाइन और मेक इन इंडिया के नाम पर स्थानीय विनिर्माण की शर्त, ये सब मिलाकर एक जिम्मेदार संतुलित पॉलिसी दिखाते हैं। लेकिन जो नहीं दिखता वो कहीं ज्यादा गहरा है। पावर ग्रिड कोई ईंट पत्थर का साधारण ढांचा नहीं है, ये एक पूरी तरह डिजिटल, ऑटोमेटेड, SCADA नियंत्रित ट्रांसमिशन नेटवर्क है, जहां हर ट्रांसफार्मर, हर GIS यूनिट सिर्फ भारी भरकम लोहे और तांबे का ढांचा नहीं, बल्कि सेंसर, फर्मवेयर और रिमोट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का एक जीवंत जाल है।
ये डर काल्पनिक भी नहीं है, का एक दस्तावेजी इतिहास है। मई 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13920 जारी किया, जब जांच में एक चीनी निर्मित बड़े पावर ट्रांसफार्मर में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिले जो उसके मूल डिजाइन में होने ही नहीं चाहिए थे। अमेरिकी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जोसेफ वाइस ने इस समय बताया था कि ये वो हार्डवेयर बैकडोर थे जो सैद्धांतिक रूप से किसी बाहरी ताकत को उस ट्रांसफार्मर पर प्रभावी नियंत्रण देने की क्षमता रखते थे। और ये कोई इकलौता वाकया नहीं था। सुरक्षा रिपोर्ट बताती है कि 2001 में ही चीन ने अमेरिका के कैलिफोर्निया पावर ग्रिड ऑपरेटर CAISO के SCDA सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की थी। यानी ये कोई नई या गढ़ी हुई आशंका नहीं है, ये सुरक्षा जगत में 2 दशक से चिंता की बात है। जब कोई नीति किसी ऐसे सेक्टर में ढील देती है जहां वैश्विक स्तर पर पहले से दर्ज प्रमाणित चिंताएं मौजूद हैं, तो उस जोखिम का हिसाब सिर्फ आज के हालात के लिए नहीं, बल्कि अगले 2 सालों के अनिश्चित भू राजनीतिक भविष्य के लिए भी लगाना पड़ता है। और यही वजह है कि इसे उदाहरण न माना जाए वाली लाइन असल में एक स्वीकारोक्ति बन जाती। सरकार खुद जानती है कि यह बात कितना संवेदनशील है, इसलिए वो पहले से ही अपने बचाव की लाइन खींच रही है। भविष्य के किसी भी सवाल के जवाब के लिए वो ऐसा कर रही है। दूसरा और तुरंत दिखने वाला फेलियर बाजार में सामने आया जिस दिन ये खबर लीक हुई। दलाल स्ट्रीट पर हड़कंप मच गया। GE वर्नोवा TND इंडिया के शेयर एक ही दिन में रिपोर्ट के आधार पर करीब 5% से 12% तक टूटे। यानी एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप 1.1 लाख करोड़ से ऊपर था, उसकी वैल्यू कुछ ही घंटों में हजारों करोड़ रुपए नीचे गिर गई। जब एक सरकारी विभाग की एक आंतरिक फाइल बिना किसी सार्वजनिक चर्चा के इतने बड़े बाजार को झटका दे सकती है, तो सवाल ये उठता है कि पॉलिसी मेकिंग की ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? क्या निवेशकों, कंपनियों और नागरिकों को इस बदलाव की भनक पहले से नहीं होनी चाहिए थी? यही वो जगह है जहां अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का सिद्धांत लागू होता है। एक नीति जो शायद अच्छी मंशा से बनाई गई, अगर पारदर्शी तरीके से लागू हो तो उसका नतीजा दूसरा होता। गैर पारदर्शी की वजह से बाजार ढह गया। अगर जोखिम इतना स्पष्ट है, अगर बाजार इतना घबराया, तो सरकार को यह कदम उठाना क्यों पड़ा? यहां हमें कंट्रोल शिफ्ट को समझना होगा, जिसकी जरूरत ने किसकी सुरक्षा नीति को पीछे धकेला और किसकी सिफारिश ने किसकी चुप्पी को जन्म दी। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी हासिल करने का टारगेट रखा है। ये वादा PM मोदी ने खुद 21 में ग्लासगो के COP 26 सम्मेलन में दुनिया के सामने किया था, अपने पंचामृत एजेंडे के हिस्से के तौर पर। और खुशखबरी यह है कि भारत इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मार्च 26 तक देश 283 गीगावाट से ज्यादा नॉन फॉसिल कैपेसिटी हासिल कर चुका है और अपने 50% और गैर जीवाश्म ईंधन लक्ष्य को समय से 5 साल पहले जून 25 में उसने छू लिया। लेकिन सिर्फ बिजली बनाना काफी नहीं है, उन्हें रेगिस्तानों और तटीय इलाकों से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों तक पहुंचाना उससे भी बड़ी चुनौती। अब पैसे और तकनीकी के इस ट्रेल को आगे बढ़ाइए। दुनिया में अल्ट्रा हाई वोल्टेज ग्रिड इक्विपमेंट, खासकर 765 किलोवाट और उससे ऊपर के ट्रांसफार्मर, GIS सब स्टेशन बनाने वाली कंपनियों की सूची बहुत छोटी है और इसका एक बड़ा हिस्सा चीनी कंपनियों के पास लगभग एकाधिकार यानी मोनोपोली की स्थिति में। भारत की अपनी कंपनियां, जिनमें से कई अभी 50 से 90 गुना जितने ऊंचे PE रेशियो पर ट्रेड कर रही हैं, यानी निवेशकों को भारी भविष्य की उम्मीद है, फिर भी मांग के मुकाबले अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पा रही। नतीजा यह हो रहा है कि पावर ग्रिड के कई बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन खिसकती जा रही है और इसका सीधा असर उस 500 गीगावाट के अंतर्राष्ट्रीय वादे पर पड़ रहा है जो PM ने खुद दुनिया के सामने किया था। यही पावर मिनिस्ट्री की असली मजबूरी और उसकी सोच समझी। जनवरी 2026 में, यानी इस ऑर्डर से 5 महीने पहले ही, उसने खुद ये सिफारिश भेजी थी कि जिन कंपनियों के भारत में स्थापित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, चाहे उनकी मूल स्वामित्व कहीं भी हो, उन्हें एक सीमित छूट दी जाए ताकि ग्रिड विस्तार में देरी ना हो। यानी ये फैसला किसी अचानक आए दबाव में नहीं, बल्कि 6 महीने की एक धीमी सुनियोजित नौकरशाही प्रक्रिया से होकर गुजरा। पावर मिनिस्ट्री की सिफारिश, फिर कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज की समीक्षा और फिर DPIIT की रजिस्ट्रेशन कमेटी की मंजूरी और आखिर में फिनांस मिनिस्ट्री का 24 जून का आधिकारिक आदेश। विपक्ष ने इस चुप्पी और इस गति दोनों पर तीखे सवाल उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसे कैलिब्रेटेड कैपिचुलेशन यानी नाप तोल कर, हिसाब लगाकर घुटने टेकना कहा। आखिर में सवाल वही लौट कर आता है जो हमने इस एपिसोड की शुरुआत में उठाया था। अगर ये वाकई सिर्फ एक सीमित 2 साल की गैर मिसाल वाली मजबूरी है जैसा कि सरकार का दावा है, तो अगली बार जब कोई और क्रिटिकल सेक्टर, चाहे वो टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट हो, चाहे वो
डिफेंस लिंक्ड मैन्युफैक्चरिंग हो या डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसी तरह के अस्थायी सप्लाई संकट का हवाला देगा। तो क्या जवाब फिर वही होगा कि इसे उदाहरण न माना जाए? यही लाइन लिखेगी मंत्रालय। जिस दीवार को गलवान के बलिदान की नींव पर 20 शहीदों की याद में खड़ा किया गया था, उसमें अब दरारें सिर्फ आर्थिक जरूरत की भाषा में गिनी जा रही हैं, गीगावाट में, लाख करोड़ रुपए में, प्रतिशत छूट में। और यह गलत नहीं है कि नीति व्यवहारिक हो, कि अर्थव्यवस्था अपने रास्ते खोजे, लेकिन जो चीज आंकड़ों में कभी नहीं आती वो है नागरिक का भरोसा। हम आपसे कोई तैयार नतीजा थोपना नहीं चाहते, हम बस इतना चाहते हैं कि जब अगली बार कोई मंत्रालय, कोई सचिवालय ये कहे कि ये सिर्फ एक अपवाद है, नियम नहीं, तो आप उससे ये सवाल जरूर पूछें, पिछली बार भी तो यही कहा गया था। बहुत शुक्रिया। ये पावर ग्रिड में चीनी कंपनियों की एंट्री कितनी खतरनाक है तो वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि सरकार कहती कुछ है, दिखाती कुछ है, होता कुछ है। बहुत शुक्रिया।